अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में खुश आमदीद कहता हूं। कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ इस वक्त जो हालात हैं वो स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स वाले ही हैं, क्योंकि जंग जारी है। एक तरफ तो अमेरिका और इसराइल का जो हमला था वो लग ये रहा था, और लग नहीं रहा था बल्कि यकीनी तौर के ऊपर वेनेजुएला के मॉडल के ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया गया, जो कि बैकफायर कर गया है। और जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे वो विजिबली इस वक्त तक नहीं नजर आ रहे कि उनको अचीव कर पाएगा अमेरिका और इसराइल। और अब पूरे की पूरी गल्फ रीजन जो है वो इसके अंदर खिंच रहा है। एक तरफ ये सोच के जो हमला किया गया था उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिले, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया है उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव्स इस वक्त रजीम चेंज ही मकसद था। जिस तरह अमेरिका और इसराइल का तेहरान में रजीम चेंज मकसद था, पाकिस्तान का आसिम मुनीर रजीम का भी काबुल के अंदर रजीम चेंज मकसद था और बगराम एयरबेस देना मकसद था। लेकिन वो भी बिल्कुल किसी तौर भी उस तरह का रिजल्ट नहीं निकला जिस तरह जीएचक्यू रावलपिंडी ने प्लान किया हुआ था। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसके ऊपर डेवलप हो रही है, और कर्नल सैयद अकबर हुसैन से हम इनसाइट्स लेने के लिए बात कर रहे थे, और आज he was ready to give us those insights। और हम चाहेंगे कि खुश आमदीद करें कर्नल सैयद अकबर हुसैन को और उनसे पूछें कि सर हो क्या रहा है अंदर खाते। इस वक्त विजिबली ये सेंट कॉम का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन लगता ये है कि ये सेंट कॉम का ऑपरेशन सेंट कॉम में रहेगा नहीं, ये तो सर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से, आपका एनालिसिस क्या है? ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शोधा, उनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत सलाम। उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। देखिए, ये जो मेरी सारी बातचीत होती है ना, इसके अंदर जो बैकग्राउंड, जो पस मंज़र या जो बहुत बुनियादी एक एक लेट्स से कि एक मकसद होता है, वो ये कि पाकिस्तानी साइड को भी इसके बीच के अंदर रखना। दैट्स वाई वी ऑलवेज, इट्स नॉट फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस स्पेसिफिक। और तभी मुखातिब करते हुए भी पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान के अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ लोग हैं उन लोगों को हम शुरू में मुखातिब करते हैं। तो आज का जो फोकस है बातचीत का, वो डेफिनेटली जो ईरान में जंग हो रही है और मिडल ईस्ट के अंदर उसके जो है वो असरात भी नज़र आ रहे हैं, और ये थोड़े बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि रीजन से ज़्यादा जो इसके ग्लोबल बैनुल-अक़वामी इसके असरात हैं, तो उनके ऊपर जो है वो बड़ी एक मुफस्सल बातचीत हो सकती है। और उसके अंदर आप फिर ये जो पहला ग्रुप है जिसके लिए जिनको हम मुखातिब करते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ये फिर चीज़ कनेक्ट हो जाती है। तो बिल्कुल इसके ऊपर आज बात करते हैं। और देखें, ये एक बहुत बड़ी जंग, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को ये जहन में रखना होगा कि बड़ी मॉडर्न जंग। ये जंग जो है, इसके हर जंग के असबाक अभी भी आप सोचें कि आपको ले जाते हैं पूरे आज से 2000 साल पीछे की लड़ाइयों में, फ्लैंक्स और लीजन्स की जी के क्या होती थी, और एक प्रिंसिपल क्या होता था, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या होती थी, और वो सारा कुछ करके जंगें लड़ी ज़रूर जाती हैं। जो आपने असबाक सीखे होते हैं, जो आपने इनके प्रिंसिपल्स देखे होते हैं पुराने, लेकिन जब आप रियल टाइम एक जंग के साथ वाबस्ता होते हैं, तो फिर आपको ये देखना होता है कि ये बड़ी मुख्तलिफ जंग है। यू कैन नॉट फाइट अ लास्ट वॉर, यू हैव टू फाइट द करंट वॉर एंड सी कि जी इसका एंड स्टेट क्या होगा और किस तरीके से चलेगा। तो बहुत मॉडर्न किस्म की ये जंग है। और इसके अंदर जो है, ये नहीं है कि दो फौजें सिर्फ जो है आके जो है वो आमने सामने सफार हो गई हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ी ज़मीनी जंग होगी और ये होगा वो होगा। और फिर इसके अंदर आप जिस तरीके से पहले जो जंगें होती थी उसके अंदर जो उसके सियासी पहलू होते थे, वो इतने ज़्यादा जंग के दौरान में इंटरप्ले उनका नज़र नहीं आता था लोगों को, लेकिन वो जंग ही देखते रहते थे कि जनाब इसके अंदर ग्लैडिएटर कौन है, इसके अंदर जनाब तलवार किसने उठाई हुई है, इसने ये क्या किया हुआ। अभी जो है वो इवन जो लोग, जो पब्लिक, जो खलकत इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होती है और फिर जो इससे बाहर होती है, वो भी जो है वो इन चीज़ों को जो है थोड़े वसी मोज़िया के ऊपर या वसी टेम्पलेट के ऊपर देखती है। और यही आज इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो सर सबसे पहले यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन एग्जैक्टली एट दिस वेरी मोमेंट चल रही है
وہ کیا ہے سر، وہ مجھے بتائیے گا. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن رائٹ ناؤ؟ اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو اگر ہم اس کے پلاننگ بورڈ پہ چلے جائیں کہ یہ جنگ جو ہے لڑی کیوں گئی، اس کے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو سٹرکچر کیا گیا، اور پھر آ کے آپ کے سوال کی طرف کہ اس وقت یہ کہاں پہ پہنچی ہے اور جا کہاں پہ رہی. دیکھیں یہ بات تو، کیونکہ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، یہ چیز جب شروع ہوئی ہے تو جو آج کی ایگزیکٹو ہے، آج کی جو پارٹی ہے، آج کے جو لیڈرشپس ہیں، یہ تھوڑا سا نا ایک دم ٹینجنٹ پہ چلے گئی. کیونکہ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے بارہا یہ کہا کہ جناب میں لڑائی والا بندہ نہیں ہوں، میں نے کوئی نئی جنگ نہیں شروع کرنی، ٹھیک ہے جی. میں نے جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں جو ہیں بہت زیادہ انفلیم، اور یکایک یہ جو اتنی بڑی جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر ایک تو جنگ ایگزیکٹو سائڈ سے شروع ہوئی ہے. نارملی جنگ، امریکہ جب جنگ پہ جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جنگ کا اعلان کرنے کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے نا آئینی اور قانونی لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں، پھر جنگ پہ جانا پڑتا ہے. اور یہاں پر اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے پس منظر میں، تو تھوڑا ایگزیکٹو آپ کو تھوڑا کیا پورا کا پورا جو ہے ایک ایگزیکٹو مطلب ہے کہ انیشیٹو نظر آئے گا، اور اس کو پھر ریورس جو ہے وہ اس کو ایک قانونی اور آئینی تحفظ اور اس کی جو پلاسبلٹی ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی. تو اس کے اندر جب انہوں نے ابھی شامل کر لیا اپنے لیجسلیچرز کو وغیرہ، تو وہاں پر پھر ایک موقف سامنے آیا. تو یہاں پر آپ کے سوال سے منسلک یہ بات آپ کو امریکی سائڈ سے سمجھنی بڑی ضروری ہوگی کہ یہاں پر ابھی ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں، اٹ از ناٹ اے وار آف نیسیسٹی، اٹس اے وار آف چوائس، ناٹ اے وار آف نیسیسٹی. اور یہ تو چلیں ٹھیک ہے ایک، لیکن اس کی جو وضاحت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر ابھی جو زیادہ پولیٹیکل سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے امریکہ کی جنگ ہی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، سیدھی سیدھی، بالکل ٹھیک ہے. بالکل اب اس کے بالکل. اوپر جو ہے وہ بہت ابھی بحث، کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ابھی وہی جو میں نے شروع میں بات کی کہ لوگ بہت اس کے ڈیپ لیئرز میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جنگ ہم لڑ کیوں رہے ہیں، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بنیادی نقطہ جو ہے میں نے امریکن سائڈ کا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اچھا پھر فوراً ہی آپ چلے جائیں جو جنگ کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. بالکل سر، پھر گراؤنڈ کے اوپر اس وقت کیا ہاں، حالات ہیں جنگ تو کے؟ بالکل. وہ چیز جو ہے نا وہ کیونکہ اتنی ریئل ٹائم دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے جی، دونوں سائڈ سے منٹ ٹو منٹ آپ کے پاس، ایون سی این این جو ہے وہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ جی میزائل آ رہا ہے تو میزائل پھٹ رہا ہے، راکٹ آ رہا ہے تو راکٹ پھٹ رہا ہے. لیکن جس طرح کی کوریج آپ کو لیٹ سے گلف وار کی تھی یا درمیان میں اور جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ اس سے تھوڑی سی مختلف چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ سوشل میڈیا از دا مین تھنگ جس کی وجہ سے بہت زیادہ مین اسٹریم بھی سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا. ناٹ اونلی دیٹ، جس طرح ابھی پچھلے 20 یا اس کوارٹر آف سینچری میں یہ چیز سامنے آ گئی کہ جناب جو 5th اور 6th جنریشن وارفیئر ہے اس کے اندر جو ہے جو نان کانیٹک سائڈ ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، وہ بڑی کھل کے آپ کو ابھی سامنے نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ دیکھیں کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن جو نان کائنیٹک سائڈ ہے اس کا کیا اثر ہے. اچھا اس کے اندر دیکھیں جو آپ نے شروع میں یہ بات بھی کر لی کہ پرنسپلی یا ایک میتھاڈیکلی جو ہے وہ آپ نے اس کو ایک وینزویلا ٹائپ جو ہے وہ آپریشن قرار دیا جس کی نسبت ہے، لیکن چکر یہ ہے کہ یہ وینزویلا ہے نہیں نا، یہ تو اتنا بڑا ملک ہے یار. یہ دیکھ لو آپ نے نقشہ کھولا ہوا ہے کہ ایران اور وینزویلا تو اس کی ایک بالکل پوچھل میں کہیں نظر آئے گا، وہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کی آبادی اتنی ہے کہ تہران کی آبادی جو ہے وہ پورے اسرائیل سے زیادہ ہے. کین یو بلیو دس تھنگ؟ ایک شہر کی آبادی جو ہے وہ پورے ملک سے زیادہ ہے. ابھی یہ ہے کہ اور میں شروع میں یہ بات کر دوں کہ اس کا جو محور ہے نا، اس جنگ کا جو ٹپنگ پوائنٹ ہے اس کو دیکھنے کا، وہ جتنی مرضی آپ بمباری کر دیں، یا تو یہ ہے کہ آپ فوراً چلے جائیں بالکل ہی ناگاساکی اور ہیروشیما والے کھاتے میں کہ جی آپ نیوکلیر تھریش ہولڈ پہ چلے جائیں، لیکن ادروائز جو ہے نا، تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز اس کا جو ٹپنگ پوائنٹ ہے نا وہ ہے پبلک، ٹھیک ہے جی. ایرانینز خود جتنا اس جنگ کو ایرانینز خود اپنی سوچ سے، اپنی ول سے اور اپنے یونٹی سے یا اپنی ڈویژن سے
इस जंग को जिस तरफ लेके जाएंगे, और इससे बड़ा कोई इसके ऊपर आंसर नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि जनाब, जो आपका सवाल है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, अभी अच्छा है कि वो आपने शुरू में भी कहा जैसे ही जंग शुरू हुई हम शुरू हो जाएं उसके ऊपर तबसरे करने और अपनी एनालिसिस देने, और ये वो नहीं, ऐसे नहीं होता, बिकॉज हम लोग वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ट्रिगर। अभी जब चीजें खुल के मैदान के ऊपर आ गई हैं, तो अभी इस वक्त जो है, जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो हमारी तालीम है या जो हमारी सूझबूझ है, उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह एक चीज जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि देखें, जो मिलिट्री सुपरियॉरिटी है ना, जो मिलिट्री इनिशिएटिव है टारगेटिंग का या टेम्पो का, कि जी कितने टारगेट और किस स्पीड से वो टारगेट चुनने हैं और क्या करना है, वो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। ठीक है जी, और वो उसको लेके चले। अभी उनकी जो चॉइस है टारगेटिंग की और उस टेम्पो की, क्या वो उन अहादिफ की तरफ ले जाएगी जिसके लिए ये जंग लड़ी गई है। अभी इसके अंदर पहली डायकोटोमी तो यही आ गई कि ये अमेरिका की जंग नहीं है। ठीक है जी, तो उससे बहुत ज्यादा एक मैं समझता हूँ तजब्बुब और एक खलफशार जो है वो पैदा हो चुका है। जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो बिल्कुल वाजे हैं इस चीज के ऊपर कि जो सुपीरियरिटी उन्होंने गेन की हुई है वो किस तरीके से की है। और इसके अंदर जो हाईएस्ट लेवल के कमांडर्स हैं, चेयरमैन हैं, फिर सेंटकॉम का जो कमांडर है ऊपर, उन्होंने आके बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया है पिछले 5 दिन में हुआ क्या है। ठीक है ना, उसका इतना आपको तस्वीरी जो है मंजर नहीं दिखाया गया, लेकिन उनकी बहुत ब्रीफ किस्म की और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की इसके ऊपर आ गई। उसकी जो पॉलिटिकल साइड है, जो स्टेट डिपार्टमेंट या डीओडी के सेक्रेटरीज वगैरह जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको भी थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। अच्छा, ये चीजें देखते हुए, ये इस चीज को जहन में रखते हुए कि जनाब मिलिट्री सुपीरियरिटी तो चलें आ गई, जंग भी शुरू हो गई, आपने देखा कि किस तरीके से मेजर चीज क्या हुई कि पहले लीडरशिप को उसका सफाया किया गया, टॉप लीडरशिप को, जो कि 2 तरह की है, ये भी ध्यान में रखें। वो एक तरह की लीडरशिप नहीं है, मतलब वो शहबाज शरीफ टाइप लीडरशिप नहीं है। वो एक्चुअली मुझे कहना चाहिए 3 तरह की लीडरशिप आपकी ईरान की ईरान लीडरशिप की आप बात ईरान कर रहे ईरान की हैं जी। जी, उसके अंदर रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री। ठीक है ना, ये हम्म तीनों का जो जो एक इकट्ठा जोड़ है उसको उड़ाया गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद जितने भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं वो भी, ये कोई मेरी तरफ से नहीं है, ये बिल्कुल जो टॉप लेवल ब्रीफिंग्स हैं उसके अंदर, एक तो ये जब लीडरशिप जिसको मुंसलिक शुरू में किया गया रिजीम चेंज के साथ, और फिर जो उसके बाद थोड़ा सा 2 दिनों बाद चेंज आया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी 3 चीजें, एक तो ये कि कन्वेंशनल किसी किस्म की ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर मिसाइल हो गए, ड्रोन्स हो गए, जिस तरह की भी जंग के साजो सामान है, जीरो। दूसरी चीज ये है कि ईरान के पास नेवी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, और तीसरी चीज ये है कि ईरान जो है उसके पास बिल्कुल कतई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये मैं मिलिट्री साइड की बात करें तो उन अहादिफ की तरफ बड़ी तेजी के साथ और एक कैलिब्रेटेड सेंस के साथ मूव तो कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी ये एक साइड हो गई। अभी जब हम दूसरी साइड देखते हैं तो वो एक जिस तरह कहते हैं उसका जो रिस्पांस है ना, वो किधर चला गया। वो रिस्पांस आपने देख लिया कि एक तो उन्होंने कहा कि इसको बजाय सिर्फ ईरान सेंट्रिक रखने के इसको फैलाया जाए। ठीक है जी, जी और जी फैलाया किस तरीके से जाए कि जो आप इस रीजन के अंदर जो है ना पिवट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या महवर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हेडक्वार्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो है, ममालिक उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी कटहरे में ले आया जाए। तब आपने है। देखा कि जी मुख्तलिफ जगह पर एम्बेसीज, बेसिस, मुख्तलिफ मुल्कों में उनके ऊपर जो है उनको भी साथ में कि नाम आप जो है बाय स्टैंडर्ड नहीं हो सकते, बिकॉज आप इस चीज को अगर पैसिवली भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है जी, एक रिस्पांस तो ये आया। दूसरा रिस्पांस जो कि बुनियादी चीज है इस वक्त, ठीक है जी, हम्म हम्म लोग इस चीज में ज्यादा घुस गए हैं कि जनाब ये, लेकिन जो एक तरफ से एक मिलिट्री सुपीरियरिटी का, मिलिट्री इनिशिएटिव का, टेम्पो का और टारगेटिंग का जो पूरा कंट्रोल अगर अटैकर की तरफ से था, तो डिफेंडर जो है ना उसने अपना जो एंकर है वो फिजिकली जो है वो डाल दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ठीक है जी, हम्म
आपने देखा है कि जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है ना, वहां से ये चीज लिवरेज करके एक ग्लोबल इफेक्ट जो है वो आएगा, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है किस चीज से, कि ये कितने अरसे के लिए ये बंद होता है, ठीक है जी। अभी क्योंकि जो एक लोकलाइज्ड इफेक्ट है और फिर मिलिट्री सुपरियॉरिटी के साथ, वो तो आपको नजर आ गया। जी दूसरी तरफ से जो रिस्पॉन्स का जो है, जो कि एंकर्ड है, जिसका जिसका लंगर, जिसका जो महवर है, वो ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं, जो एक त्रिकोण ऊपर से जिस जिस बहरी एक चैनल से ये सारा तेल और सारी ट्रेड जो है ये वहां से निकलती है, वो बंद होने की वजह से एक ग्लोबल इफेक्ट है। लेकिन क्योंकि सर वो बैनुल अक़वामी है, तो वो टाइम ज्यादा लेगा। टाइम कितना सर लेगा? 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेगा कि उसके असरात आने शुरू। और वो असरात आपको सबसे ज्यादा कहाँ नजर आएंगे? मार्केट्स में नजर आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये चीजें जो है उनकी जो है वो तरसील, उसके बाद इनकी कीमतें, ये सारी चीजें जो हैं ये अफेक्ट होनी बहुत तेजी से नजर आएंगी। गल्फ में तो ठीक है। ऑलरेडी आ गई हैं, दुबई की सारी सुपर मार्केटें और ये वो सारी, क्योंकि दुबई के अंदर भी जब चीजें अंदर नहीं आएंगी, या जितने भी गल्फ के ममालिक हैं, तब तक उनके कैसे चलेंगे? वहां पे रैशनिंग हो गई है। तो इस लिहाज से जो रिस्पॉन्स डायरेक्ट आया है, वो इस चीज को एंकर करना है। अभी यहाँ पर जो टिपिंग पॉइंट है ना, टिपिंग पॉइंट, वो ये देखना है कि पहले तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए फौरन से पेशतर, ठीक है जी। दूसरा ये है कि इस चीज को सस्टेन रखा जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जब तक कि ये अहादिफ आपको नहीं होते। अभी इसके अंदर मजीद जो रिस्पॉन्स है ईरान की तरफ से, वो ये है कि सेकंड स्ट्राइक का, थर्ड स्ट्राइक का, फोर्थ स्ट्राइक, कितनी लेयर्स में ये चीज जो है, ये एज अ डिफेंडर जो है वो ईरान के अंदर उन्होंने अपनी पूरी पूरी एक डिफेंसिव तैयारी के अंदर किस तरीके से जो है वो रखी हुई थी। तो ये आपको जो है, ये मेरा ये ख्याल है कि इसकी क्लैरिटी जो है तकरीबन डायरेक्शनल जो क्लैरिटी है वो आपको इस हफ्ते की आखिर तक, अगले 3-4 मतलब टोटल 8 से 10 दिन की जो जंग है उसके अंदर आ जाएगी। और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये कितने टाइम के लिए जो है ये चलेगी। अगले दिन भी मैंने आपसे सवाल किया था, तो आप जिस तरह कह रहे थे कि जनाब 4 हफ्ते, 4 वीक्स इन टूडेज मॉडर्न वॉर इज टू लॉन्ग। आपने देख लिया इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो थी, वो 4 दिनों के बाद ऐसे थ्रेशोल्ड पे आ गई थी कि बिल्कुल ही टोटली एक उस डायरेक्शन में सर जाएगी। इसमें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एंगल है, अफगानिस्तान को भी तो इसी नीयत के तहत पाकिस्तान अटैक कर रहा है, आसिम मुनीर अटैक कर रहा है कि रजीम चेंज काबुल के अंदर करनी है। क्या आसिम मुनीर काबुल में रजीम चेंज कर सकता है, जिस तरह अमेरिका तेहरान में करना चाह रहा था, इसराइल तेहरान में करना चाह रहा था? इज इट इवन पॉसिबल? क्योंकि अभी तक तो लग नहीं रहा ये मामला। इसको जरा ब्रीफली कवर कीजिएगा, फिर मैं कुछ अच्छा, आपको अगर इन्फोग्राफिक आपने दिखाना ये चाहता हूँ। इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करनी है विद कनेक्शन टू, अफगानिस्तान पाकिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान। सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपने अगर बातचीत करनी है ईरान की लड़ाई के साथ, तो इनको आप 3 उसमें टाइमलाइंस में देख सकते हैं ना। प्री ईरान वॉर, ड्यूरिंग जो अभी चल रहा है, और पोस्ट ईरान वॉर कि ये चीज जो है ये किस तरीके से चलेगी। तो प्री ईरान वॉर, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपस की जो लड़ाई है, ये तो ईरान वॉर से पहले आ गई ना, शुरू हो गई। तो जी इसका मतलब है कि अगर ये पहले शुरू हुई और अभी जिस तरीके से चीजें खुल रही हैं, तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं गिना जा सकता है, ठीक है ना। दोनों की जो लिंकेज है वो इवन ईरान की लड़ाई से पहले अभी ज्यादा वाजे हो गई कि दोनों जो है वो मिले हुए हैं। अभी इसमें क्या चीज थी? एक तो ये जो रजीम है पाकिस्तान में, ये बहुत ज्यादा जो है ना ब्लफ करती है, बहुत ज्यादा ना ये फॉग क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा धुआं देती है, ये आपको इतना स्मोक करती है कि ये आपको पता ही ना चले कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ठीक है जी। अभी आप ये देखें कि जब आपने अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पर अफगानों ने तो नहीं लड़ाई शुरू की ना, वहां तो पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की। अभी अगर जी पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की तो उनको तो इस चीज का आंदिया था कि जनाब ये चीज जो है ये बॉयल अप हो रही है। लेकिन इससे पहले उनकी जो दुम थी उधर भी तो अटकी हुई थी, उसमें गाजा वाले बोर्ड ऑफ पीस वगैरह में भी, ठीक है ना। अभी बात ये है कि और फिर जो मेरी जो जहां तक मुझे समझ आती है और ये हुआ कि दे हैड सर्टेन डिलीवरेबल्स विज़-अ-वी अफगानिस्तान, ठीक है ना।
outside these two things. مطلب یہ ہے کہ ایران اور غزہ کے علاوہ بھی پاکستانی گورنمنٹ رجیم جو ہے اس کو بالکل ڈکٹیٹڈ ڈیلیوریبلز تھے. ابھی یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلیوریبلز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں افغانستان کے ساتھ تو اس کے اوپر تو ہم نے بہت پہلے بات چیت کی ہوئی ہے نا کہ وہ ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جی بگرام جو ہے یہ کل ہی جس طرح ہمیں مل جائے گا. وہ پتہ نہیں یہ اس کو مستری نے بتایا کہ جی یہ تو میں 24 گھنٹے میں جا کے لے لوں گا یا پتہ نہیں کیا اس نے گولی چلائی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد وہ پوری کی پوری وہ پرابلم یہ تھا کہ اس نے پہلے بورڈ آف پیس میں کہا کہ میں ٹروپس اپنی غزہ بھیج سکتا ہوں. نہیں اس سے پہلے کی میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب دیکھیں یہ بورڈ آف یہ جو بگرام کی بات چیت تھی یہ بورڈ آف پیس سے پہلے کی تھی. ٹھیک ہے نا. جی سپٹمبر 25 سے بات چل رہی تھی بات. بالکل ٹھیک ہے نا. وہاں سے اور چینج بھی وہیں سے آیا ہے. اکتوبر نومبر سے چینج آیا ہے اس پوری بساط میں. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی وہ جو ڈیلیوریبل آپ نے دینا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے فزیکلی بتانا ہے کہ بھائی کچھ تو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ نے دیکھ لیا. لیکن یہ چیز جو ہے یہ اب کے مار کی لڑائی رہے گی یا یہ ہے کہ یہ آگے چلی جائے گی تو وہ آگے چلی گئی ہے. یہ چیز جو ہے افغانستان پاکستان کی جو لڑائی ہے یہ مستری صاحب کے قابو میں نہیں رہی ہے. آلریڈی آگے چلی گئی ہے. اس کے جو اثرات ہیں کیونکہ آپ نے لڑائی تو شروع کر دی. آپ تو چاہ رہے تھے کہ صرف دکھانا کہ جی میں بہت انگیج ہوں. میں انگیج آپ کے جو آپ نے مجھے ڈیلیوریبلز دیے میں ان کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ جی وہ میں حاصل کروں. اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے وہ غزہ میں نہیں آ سکتا. ابھی یہ ہے کہ میں ایران کی لڑائی میں بھی نہیں پڑ سکتا کیونکہ میں تو ادھر خود میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. آگ آپ نے خود شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. بالکل. اس لحاظ سے پاکستان افغانستان کی جو لڑائی ہے اس کی لنکیج ایران کی لڑائی سے پہلے دوران اور بعد کی تو رہے گی. لیکن یہ چیز جو ہے یہ کنٹرول نہیں رہی. آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں تو وہ فوراً اپنی ہائبرنیشن میں چلا گیا. آج کی جو مجھے یہ جو پوری رپورٹنگ نظر آ رہی ہے شہباز شریف نے آف آل دا پیپل مولانا صاحب کو ساتھ بٹھا کے اور بات چیت شروع کر دیا کہ یار یہ افغانستان کا ہم نے شروع تو کر دیا ابھی اس کو سارٹ آؤٹ کس طرح کریں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ مطلب ہے فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے افغانستان ڈیلیور کریں گے. یار وہ ہمیشہ سے سر ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہوا ہے. عمران خان کر سکتے تھے لیکن یہ فضل الرحمان کی ابھی جو ہے نا وہ گود میں چلے گئے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب عمران خان کو آفر جو کر رہے ہیں عمران خان جو ہے وہ نہیں ان کی بات مان رہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یار میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. خیر اس کے اوپر ہم تفصیل میں بات کریں گے کیونکہ وہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جو اس وقت جو ہم واپس آ جائیں اگر سر کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو ذرا کلوز کرنا ہے 30 منٹ کے اندر تو لگتا نہیں ہے 30 منٹ میں کلوز ہو جائے گا لیکن ضروری ہے یہ بات چیت کرنا یہاں پہ کہ ہم اس وقت کیجولیٹیز دیکھتے ہیں ایران اسرائیل پورا کا پورا گلف انوالو ہے اس کی جنگ کی. تو جو ڈیتھ ٹولز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت ایران سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ سیولین کیجولیٹی ڈیتھ ٹول ہے. اس کے بعد لبنان ہے اور پھر امریکہ کا بھی ڈیتھ ٹول ہے اور اسرائیل کا بھی ڈیتھ ٹول ہے اور متحدہ عرب امارات دبئی کا بھی ڈیتھ ٹول ہے. اور یہ ایک اسکلیشن جو ہے وہ اس وقت ابھی کیونکہ چینجز ہوتی رہتی ہیں کیجولیٹیز کی لیکن یہ آج کی تاریخ کے اندر آج 4 مارچ 2026 کی دوپہر تک یہ ڈیتھ ٹول ہے. کنفرمڈ ڈیتھ ٹول کی بات کر رہے ہیں. پھر سیولین ورسز ملٹری لاسز کے اندر سیولین لاسز بے تحاشا ہیں آپ دیکھیں اور ملٹری لاسز اس وقت بڑے کم ہیں لیکن ایران بائی اینڈ لارج جو شہید ڈرون ہے اور اس کا جو بیلسٹک میزائل ہے وہ بہت زیادہ ایکوریسی سے ہٹ کر رہا ہے. اور سی این این کہتا ہے کہ جناب جو بیلسٹک میزائل کی لانچنگ کیپیبلٹی ہے یا اس کے ریڈارز ہیں اس کو ایران نے گلف پورے میں خاص طور پہ قطر میں ہٹ کیا ہے ایران نے اور وہ کیپیبلٹی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے امریکہ کی. لیکن امریکن جو ریسپانس میزائلز ہیں وہ آج کنفرم ہوا کہ اسرائیلی میزائلز بھی جو ہیں وہ نیچے سر کنکریٹ پہ انہوں نے پینٹنگ بنائی نہیں ہے کیونکہ آپ ایئر سے رجیم چینج تو نہیں کر سکتے. جو پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے کہا تھا کہ یو کی ناٹ کیری آؤٹ رجیم چینج فرام دا ایئر تو اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت ان کی ایئر سے کیمپین میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. اور کنٹریز اگر آپ افیکٹ کرتے ہیں تو تقریباً 7 کے قریب ملک براہ راست اس کے اندر اس وقت افیکٹڈ ہیں. اب بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر تو یہ معاملہ چل نہیں سکتا اور بوٹس آن گراؤنڈ میں سی آئی اے کا اسٹیشن بائی دا وے سعودی عرب میں ہٹ کیا ہے کل ایران نے کنفرمڈ اور وہ اسلحہ عام کر رہا ہے کردش ریبلز کو. اب کردش ریبل آپ کو نقشے میں نظر آ رہے ہیں کہ ترکی میں 18 ملین ہے 2 ملین سیریا میں ہے 5 ملین جو عراق میں ہے ٹھیک ہے اور صرف 8 ملین ایران کے اندر ہے. اب
रजीम चेंज कुर्दिश 8 मिलियन लोग या सारे मिलके भी क्यों करेंगे जाके तेहरान में? ये तो वेस्टर्न जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये ईरान के अंदर नहीं करेंगे, उल्टा तुर्की, सीरिया और इराक से लड़ पड़ेंगे। ये एक नया कट्टा आईएसआईएस की तरह का खोला जा रहा है यहाँ पे। क्या ये जो स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की जा रही है बूट्स ऑन ग्राउंड की जगह कुर्दिश से लड़ाने के लिए, क्योंकि रजीम चेंज फ्रॉम एयर तो पॉसिबल नहीं है, क्या आपके ख्याल में ये स्ट्रेटेजी कामयाब होगी या नहीं? देखें, इससे भी जो है ना, इस नक्शे से बड़ी आपको क्लैरिटी एक मिलेगी कि ये जो इलाका है, दिस कैन ओनली बी लाइक अ बफर जोन, ठीक है ना। अगर एक्सटेंशन जो है वो इराक में, सीरिया में, लेबनान में आपकी वहां पे भी आप ये देखें कि फिजिकल नहीं हो सकती, पॉलिटिकली हो सकती है, कि वहां पर आपको जो है सबसर्विएंट जो है गवर्नमेंट्स वगैरह मिली, लेकिन उनके ऑन टॉप ऑफ दैट यू वांट टू कीप लाइक अ बफर जोन, जो कि आपके ये गोल्डन नुक्तों से नजर आ रहा है, कोर्ट्स वगैरह। लेकिन देखें, कोर्ट्स की भी जो है वो बहुत ही ज्यादा अभी एक हिस्टोरिकल या तारीखी जो है वो अनफोल्डिंग जो है वो सबके सामने, चाहे वो टर्की के पस मंजर में हो, चाहे वो सीरियंस के पस मंजर में हो, चाहे वो इराकीज के पस मंजर, चाहे वो ईरानियंस के हो, they have not been able to significantly play like a kingpin, ठीक है ना। ये नहीं है कि कुर्द जो है बेशक छोटी, वो ना किसी ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे बैठे हुए हैं जिससे किसी के हाजमे के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा असर होगा, ठीक है ना। दूसरा ये है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू हैव अ प्रोनाउंस, बहुत ज्यादा इनका जो इफेक्ट है जितने भी 4-5 मुल्क में इनकी है, वहां पे कभी भी नजर नहीं आया है। ये कभी आपको नजर नहीं आया कि कुर्द एलिमेंट का इफेक्ट टर्किश गवर्नमेंट या टर्किश पॉलिटिक्स एज अ होल, या ईरान के अंदर या इराक के अंदर। तो ये लोग जो हैं, दे आर स्टिल इन अ वेरी ट्रांजिटरी एंड दैट काइंड ऑफ। और ये लोग, आई वुड फील के इनके जो मुख्तलिफ हिस्से बटे हुए हैं कर्ड्स के, फ्रॉम टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान, ये लोग भी साइड लेंगे ज्यादातर अवामी लिहाज से वहां की लोकल गवर्नमेंट्स और लोकल लोगों के साथ, क्योंकि उनका उठना बैठना तो उनके साथ है, खाना पीना उनके साथ है, तिजारत उनके साथ है। उनके साथ वैर करके एज अ माइनॉरिटी जो है आपने अपने आप को मतलब है खराब करना है। सो कुर्ड्स जो है, इनको किसी भी एक मुल्क के खिलाफ करना या वेपनाइज करके उसको चलाना, वक्ती तौर पर तो उसके कुछ इफेक्ट्स आप ले सकते हैं, टेम्पररी जो है आप उसके कुछ, लेकिन दूर रस मेरा नहीं ख्याल के इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यही सूरत हाल जो ईरान के ईस्टर्न साइड पे या जो सीस्तान और बलूचिस्तान की है, वो बड़ी मुख्तलिफ है। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है सर, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है। हाँ इसके जी, दो पार्ट्स हैं। एक तो प्रॉक्सी एलिमेंट, अगर यहाँ पे, क्योंकि मार्को रूबियो ने बलूचिस्तान की बात की है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है और ईरान के अंदर भी है। अब बलूचिस्तान को बफर जोन क्रिएट करने के लिए प्रॉक्सी वॉर की बात हो रही है। नहीं नहीं अब प्रॉक्सी वॉर, बलूचिस्तान वुड नॉट बी देखे ना, ये कॉन्टेक्स्ट में फर्क है। ये जो आपने पहला वाला नक्शा दिखाया और जब आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं ना, मेरी समझ के मुताबिक बलूचिस्तान डज नॉट कम आउट टू बी अ बफर बिटवीन व्हाट, ठीक है ना। नो, एक्चुअली जो जो बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो आपने देख लिया कि कितनी मुख्तलिफ है कुर्द इलाकों से, ठीक है जी। ये तो जी समुद्र के साथ भी लगता है, ये तो जी जो है ऊपर अफगानिस्तान को भी टका दिया हुआ है इसने, जो बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो ईरान जी के साथ भी टच कर रहा है। और फिर उसके जी अलावा जो है ये, इसकी जो हैसियत है ना, इट इज एक्चुअली मोर ऑफ अ बेस ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है ना। इसकी जो है वो जो अहमियत है वो कहीं ज्यादा है कर्ड एरियाज के साथ। तो इसमें ये है कि अभी आपने देख लिया कि वो फौरनी जो कहीं कहीं ये आपको सुनाई दे रहा है कि जी वो माजरतें हो रही हैं कि जी अगर हमारी, ये आसिम मुनीर की तरफ से, कि जनाब जी अगर हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है तो ये हुआ है तो वो है। क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, तो हर जी तरफ से हर तरह की बातें। ये जो खास तौर पे बलूचिस्तान की बात है ना, इसके सर अंदर दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक अवे चंक out of सर the whole region, which would is just waiting to happen, ठीक है जी।
وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قیمتی بہت ہے, ہر لحاظ سے بہت قیمتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آلریڈی آگ لگا دی گئی ہے اور ٹھیک ٹھاک لگا دی گئی. اس وقت اگر یہ کہیں کہ جناب وی آر ان فلی کنٹرول ان بلوچستان, کس نے تو لگائی ہے سر آگ؟ کس نے لگا دی ہے سر؟ بھائی آگ ہر ایک نے لگا دی ہے اس کے اندر. جو آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی لگا دی ہے, جو اس کو توڑنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی لگا دی. ٹھیک ہے نا, ایک طرف سے تھوڑی لگی ہے. اور بیچ کے اندر جو ہے وہ بلوچستان, جو بلوچی لوگ ہیں, وہ جو اپنی اس میں ایک اور ہسٹوریکلی اور تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے کہ ان لوگوں کا جو ایک پورا ٹرن اوور ہے اور جو پورا ایک سائیکل ہے وہ بار 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 چلتے, اس کے اپنے ایک عوامل ہے. تو بہرحال ہمارا جو آج کی گفتگو کا مین موضوع جو تھا وہ ایران کی. فائنل سے اس میں پروکسی وار ایلیمنٹ, اگر ایران پروکسی وار شروع کر دیتا ہے ریجن میں پورے میں, کیونکہ وہ کر سکتا ہے پورے مڈل ایسٹ میں, اور اگر افغانستان پاکستان میں پروکسی وار شروع کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا سر؟ آپ کو کیا کس طرح ڈیولپ؟ پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھے نا, وین یو سے کہ جی پراکسی وار شروع کر دیتا ہے, تو ایران کی جو پراکسی وار ہے کہیں پر بھی وہ زیادہ جو ہے وہ سیکٹیرین بیسڈ ہے, ٹھیک ہے جی. جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, جو میں مطلب لے رہا ہوں آپ کا ایران کی سائڈ سے کہ جی پراکسی وار, تو پراکسی وار یہ ہے کہ کیونکہ ان کی بہت زیادہ جو سیکٹیرین شیعہ ایلیمنٹس جو ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں, عراق میں ہیں, چاروں طرف سے, ایون مڈل ایسٹ میں بحرین کی حالت آپ نے دیکھ لی. تو اگر تو ایران جو ہے اس چیز کو یوز کر کے اور پراکسی وار ود ان دا ریجن شروع کرے, تو اس کے پاس ایک ہی بیسس ہے, وہ ہے سیکٹیرین, نتھنگ ایلس, ٹھیک ہے جی. اور کسی قسم کی پراکسی وار ایران جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں. دوسری طرف آپ نے افغانستان کی بات کی, تو افغانستان تو ڈائریکٹ ہو جاتا ہے نا. وہ کیا ہے کہ ان کے جو ہیں جس طرح کے طالبان کا پورا آپ نے دیکھا کہ یہ لڑائی کس طرح کرے, وہ ان کا اور حساب ہے, وہ سیکٹیرین پہ نہیں ہے. وہ سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں جو ان کے اپنے آئی شوڈ سے کہ ایک ہیں, وہ بھی ریلیجس بیسڈ کہ جی طالبان تو فلاں اور شریعہ اور یہ وہ سارا جو بھی ہے, تو اس کے اوپر بیس کر کے جو نیکسس جس طرح ٹی ٹی پی کا اور افغان طالبان کا ہے یا باقی ایلیمنٹس ہیں, اور پھر پاکستان کے اندر جو ملٹرائزیشن, ویپنائزیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل وائسز جو ڈرگ سے لے کر اور سارا کو, ان کی جو پراکسی اگر افغانستان جو ہے, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ سیکٹیرینزم نہیں ہے, اس کے اندر پھر لسانیت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لسانیت اس طریقے سے آ جاتی ہے کہ وہ پھر وہ پختون ایلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو اٹ از وہ کہتے ہیں ہاؤس فل آف ڈائنامائٹ, ٹھیک ہے جی. یہ بات ہے. ابھی یہ چیز جو ہے اگر آپ نے اس چیز کو اتنا زیادہ کر دیا, تو دیکھیں میرے خیال میں تو آپ ایک تھریش ہولڈ کراس کر گئے کہ جہاں پر یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی تھی. ابھی یہ اگر کنٹرول کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتے, بیکاز ناؤ نیچر ول ٹیک اٹس اون کورس. ابھی جتنے لوگوں, اور پھر جتنا خون بہ چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ٹارنیکیٹ کرنا, اس خون کو روکنا جو ہے یہ جائے گی اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف, ٹھیک ہے جی. اور پاکستان لاجیکل کنکلوژن کیا ہے سر؟ لاجیکل کنکلوژن کیا ہے؟ لاجیکل کنکلوژن اسی 6 باری کہہ کے ہون تے مطلب ہے سر بھی پیڑ ہو گئی یار, نقشے چھک کہ جناب یہ پاکستان توڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے سارا جو ہے یہ ڈرامہ جو ہے یہ عجیب ایک بہت ہی انتہائی مکروہ طریقے سے ختم ہونے لگا, ٹھیک ہے. ابھی اس کا جو ایک فلپ سائڈ ہے, دیکھیں بات یہ نا کہ یہ تو ہم ایک انسانی سوچ کے ساتھ اور سارا کچھ ہمارے پاس ایز مسلمان بڑا ایک کنوینئنٹ ہوتا ہے, اللہ تے پا دیو, ٹھیک ہے نا, کہ جی ہوں اللہ مالا کر کی جائے گی. تو کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ایسن کہہ رہے سن کہ ہوں دعا دا ٹائم گزر گیا, ہوں دعا کرو تسی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو بیسڈ آن دیٹ آج کی تو بڑی مزہ کا خیز وہ مجھے ان کی میٹنگز نظر آ رہی تھی. میں نے کہا جی چلو ڈیزل کو پھر موقع مل گیا سینٹر سٹیج لینے کا.
नहीं सर, वो अफगानिस्तान में मौलाना फजल रहमान को सुना जाता है, देखा जाता है, इन्फ्लुएंस है उनका। और यहाँ पे जो उन्होंने फतवा देने का सीन किया, उनको भी पता है कि अगर उन्होंने एक्टिवेट कर दिया मामला तो इस वक्त हालात पहले ही इतने ज्यादा खराब हुए हुए हैं कि ये बगराम एयरबेस वाला तो गेम नहीं होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन थैंक यू वो सो तो वेरी बहुत मच, आपने बड़ा है। खूबसूरत कंक्लूड किया कि इट्स अ हाउस फुल ऑफ डायनामाइट एंड इट इज वेटिंग टू एक्सप्लोड। अब पाकिस्तान इसके अंदर बचेगा या नहीं बचेगा, मेरे ख्याल में तो वो अब इमरान खान के ऊपर है कि वो एक नेशनल लीडर बाहर निकले, और नेशनल लीडर तो सिर्फ एक ही है। क्या इमरान खान को भी अब ये ऑफर्स तो कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे। अनकंडीशनल अगर रिलीज करके इमरान खान को ये टास्क किया जाए कि वो यूनिफिकेशन के ऊपर कोशिश करें, जो कि अभी तो नहीं होगी, मजीद हालात खराब होंगे और उसके बाद ही ये जाके मिन्नत तरला करेंगे, पैरों में पड़ेंगे। सिर्फ 100% तनख्वाहें फौज की बढ़ाने से जो है वो मामलात अगर कंट्रोल हो सकते होते तो तनख्वाहें तो इसराइल और अमेरिका की काम नहीं है ना। तो आप लोग जो है, जाहिर बात है, वो तनख्वाहें के खर्चा मर्चा भी करना होता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आखिर में भी तो जाके आपको इमरान खान के गोडे गिट्टे पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगे तो क्या इस तरह सर ये आपके ख्याल में कंट्रोल कर लेंगे मौलाना फजल रहमान के थ्रू? चलते चलते यार, ये आप इमरान खान को ले आए इसमें पूरी डिस्कशन के दरमियान। देखें, इस वक्त इमरान खान जो है वो टोटली इनकैपेसिटेट हालत में, ठीक है जी। जिस तरीके से उसको बंद किया गया, इमरान खान अपना काम कर चुका है, ठीक है। इमरान खान की जान छोड़ो यार, उस बेचारे को छोड़ दो अभी, ठीक है ना। नहीं, एक यार सर आप मुझे बताओ ना, एक मिनट सर, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आप नहीं मुझे नहीं कह रहे हैं एक मिनट, नहीं, आप इसे दूसरी तरफ 80% लेके लोगों जा ने रहे हैं ना। वोट, पाकिस्तान के 80 से 90% लोगों ने जिसको वोट दिया है, अब वो अगर आके मामला सेट करेगा तो तभी मामला सेटल होगा जब तमाम लोगों का कंसेंसस होगा। अफगानिस्तान भी इसके ऊपर राजी है। आप बारों बार सारा काम अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो कैसे चला पाएंगे? नहीं, इसमें थोड़ा सा देखें, टाइम के साथ चीजें जो है ना वो चेंज होनी चाहिए। ये इतने मतलब अभी मेरे मुंह से निकल जाएगा, को फिर कहेगा तू के सर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की। देखिए, आपको ना रियलिस्ट होना चाहिए। उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, ये लोगों को समझ ही नहीं आ रही, ठीक है जी। उसकी फिजिकल कंडीशन जो है इन्होंने डिग्रेड कर दी है, ठीक है जी। फिजिकल कंडीशन ये है कि आंख के पीछे भी और बड़ा ड्रामा है भाई, ठीक है जी। बिल्कुल अभी आप ये सोचें कि उस बंदे को बहुत टाइम चाहिए टू गैदर हिमसेल्फ, ठीक है। दुनिया के काम मामलात जो हैं वो अभी इमरान खान पे नहीं रुकने लगे, ठीक है जी, और ना उसकी वजह से सीधे होने लगे, ठीक है। ये सारी चीज जो कि इमरान खान का जो एक पूरा फिनोमेना है ना, वो एक पूरा साइकिल चल गया है। और इस चीज को ऑन ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानी बुनियादों के ऊपर आप इसको हर वक्त उठा सकते हैं कि जिस तरह का यजीदी जुल्म हुआ है ये अभी भी रुक जाए, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम, ठीक है। पहली चीज आप इस बात पे करें। हम उस क्या करते हैं कि जी इमरान खान आएगा तो फिर ये होगा तो फिर वो होगा। ये इतने बेगैरत लोग हैं। आप ये सोचें कि इमरान खान ने जिन लोगों के लिए अपनी जान उस पे लगा दी है, दाव पे लगा दी है, वो लोग भी उसके साथ ना उस हद तक नहीं गए जिस हद तक वो उसने के लिए सेक्रीफाइस किया, ठीक है जी। अभी बात यहां पर ये आ गई है, मैं ये समझता हूं एज अ सिंपल एक इंसानी तौर के ऊपर ये वो टाइम आ गया है कि तुमने उसको डिग्रेड कर दिया। उसको डिग्रेड मींस कि उसको बिल्कुल बायोलॉजिकली जो है तुम लोग उसको ऐसी लेवल पे ले आए हो कि तुम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है। तुम लोग बजाय जुडिशियल मर्डर तो ठीक अपनी जगह पर ना, तुम लोगों ने उसको जिस तरीके से ले जाकर जो अकूबत खाने में डालकर और सारा उसके साथ एक इंसानियत सोच काम किया है, दैट नीड्स टू स्टॉप बिफोर यू टेक आउट हिज बॉडी फ्रॉम द जेल। समझ आ गई? लेकिन बॉडी के साथ पाकिस्तान की भी तो बॉडी निकलेगी ना सर, अगर इस तरह होगा तो यार हमने कर दिया ना। देखो ना, थोड़ा सा ना, मैं आई डोंट वांट, मैं बड़ी इस बात में ना, आई डोंट वांट टू मिक्स एनी तेल पानी इन दिस। सीधी बात है, इमरान खान की जात का आज का जो पॉइंट है वो सिर्फ एक है, वो ये है कि उसको रिहा करो। सिंपल है इस बात, ठीक है ना। अभी चाहे वो अडयाला में खुश उधर अपना सॉरी क्या बनी गाला में खुश होता है, चाहे वो किसी और जगह खुश हो, लेट हिम गो। इनफ इज इनफ, ठीक है जी। उसके पीछे जो है वो ताबूत खड़ा करना कि जी ये जाके, भाई बात ये है कि जो अवाम है उसने खुद बचाना है अपने आप को। वाई दे आर टेकिंग इमरान खान एज अ शील्ड?
इमरान खान जो है वो तो उस बेचारे को तो अभी तक क्या 6 दफा रिहा करा चुके होते, नहीं कराया उन्होंने। तो अभी जिस जगह तक वो एक ह्यूमन पोजीशन पहुंची हुई है, मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, सिर्फ और एक सिर्फ जो मुझे मैं बतौर इंसान कह सकता हूं कि इनफ इज इनफ, उसको छोड़ दो यार, छोड़ दो उसको। यू सी, बहुत कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। अभी अल्लाह करे कि वो फिर भी उधर से रिकवर करे या जो कुछ, वो फिर बाद में देखी जाएगी कि क्या होगा। उसके साथ अभी निस्बत जोड़ के पूरे पाकिस्तान का मंबा जंबा उसके साथ जोड़ना, छोड़ दो इस चीज को थोड़ी देर के लिए। We You're right. want that Imran Khan, who has been brought to a physical condition, जिसके आपको हर तरह के साइंस मिलते हैं। लोगों ने पॉइजन की बात की, लोगों ने इस चीज की बात की, उस चीज की बात की, उसको आइसोलेशन में, उसकी मेंटल डिग्रेडेशन की, उसकी फिजिकल डिग्रेडेशन की, बस कर दो ना अभी। यू सी, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एज फार एज, जब इमरान खान को जोड़कर फिर उसके साथ उसको जो है मेन पूरी दुनिया के सेंटर में बिठा के और सारी दुनिया को सीधा करने का जो है जिम्मेदारी दोबारा से इमरान खान पे डालते हैं, वो बात फिर कहीं और चली जाती है। इस वक्त इमीडिएट बात यह है कि आपने एक इंसान को अकूबत खाने में बंद किया स्टेट के जोर के ऊपर, इमरान खान को आपने डिग्रेड कर दिया, हो गया, ठीक है ना, फिजिकली यार। आप और मेरे जैसा बंदा जो है वो आधा क्या मतलब है कि चंद हफ्ते इस तरह रह के आया, फिर मैं देखूं कि अकबर साहब किस तरह इस तरह बातें करते हैं, ठीक है ना। किसी ने निकल जाए मेरी तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है ना। वो दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव ऑन इमरान खान के प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एनीबॉडी हु मैटर्स, लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन। और उसको जो लोग इमरान खान के साथ हैं उसको भी यार कि उसको उसकी हिफाजत, उसकी रिहाई के लिए बात करो। अभी उसको ये जोड़ना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जब वो सेहत में आ जाए, जब वो रिकवर कर जाए, फिर जो उसने करना है वो खुद करना है, छोड़ दो उस पर। डू नॉट टॉक अबाउट इमरान खान, व्हाट ही नीड्स टू डू, व्हाट ही कैन डू। आपने ये देखना है कि उसके साथ जो हो रहा है दैट इज रॉन्ग, ही नीड्स टू बी फ्रीड, पीरियड। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर बीइंग वेरी कैंडिड एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अजीज़ान मन, अपने कमेंट्स में आप आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, खित्ते का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है। इट्स एन ऑन गोइंग सिचुएशन, बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही है। हम आपको अपडेट भी साथ साथ देते रहेंगे। इमरान खान की आज़ादी के लिए कर्नल अकबर इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, मैं इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना चाहता। अगर आपकी अब भी गैरत नहीं जागती तो मैं इसके ऊपर कोई मजीद ऐड नहीं करना चाहता। और बेगैरतों की जिक्र करें और रावलपिंडी के अंदर बैठे हुए हेडक्वार्टर में पूरी की पूरी फौज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर के अंदर, कि हम किसी को भी वी आर वेरी वेरी क्लियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आप कहना चाहते हैं बात? नहीं जी, अभी देखें कि ये जो है तेल देखें और तेल की धार देखें, क्योंकि ये हमारे से बहुत ऊंचे लेवल की और बहुत जिस तरीके से अभी ये चीजें चलेंगी, फिर जब मतलब इवेंट सामने चलते हैं तो फिर बंदा कह सकता है कि जी कैसे और कहाँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया।